हेलो एवरीवन, मैं संदीप यादव आप सभी का अपने इस चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। रोजाना की तरह एक और नई एक्सरसाइज स्पॉटिंग एरर्स के लेकर आपके सामने आया हूं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। शी वॉज टॉलर देन ईदर ऑफ हर 5 सिस्टर्स। यदि सिलेक्शन की बात की जाए, यदि ईदर का हम यूज़ करते हैं तो दो के लिए यूज़ किया जाने वाला वर्ड है। यदि बिल्कुल इसी के ही सेंस का हमें एक और वर्ड चाहिए जो कि दो से ज़्यादा के लिए यूज़ हो तो वो होता है एनीवन। तो सीधा सा आंसर ये है, क्योंकि सिलेक्शन 5 में से हो रहा है तो इधर नहीं आएगा, क्या आ जाएगा आपका एनीवन आ जाएगा। तो आपका एरर हुआ बी, जहाँ पे इधर को हटाएंगे और आप क्या लिखेंगे एनीवन। सेकंड देखिए, ट्रेजर आइलैंड इज़ वन ऑफ द बेस्ट पायरेट स्टोरीज दैट वॉज एवर रिटन। अगर आपने रिलेटिव प्रोनाउंस को पढ़ा हो तो जो एंटीसीडेंट होता है उसके अकॉर्डिंग क्या लिखी जाती है वह। यदि मैं कहने लगूँ इट इज़ आई हु इज़ रीडिंग द बुक्स, तो सीधा सा मतलब ये जो हु लिखा हुआ है ये आई के लिए लिखा हुआ है, इसका मतलब ये एंटीसीडेंट हुआ, जो वर्ब आएगी एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आएगी। तो यानी क्या जाना चाहिए था यहाँ पे एम। इस सेंटेंस में यदि ध्यान से देख रहे होंगे तो एक रिलेटिव प्रोनाउन दैट लिखा गया जो कि स्टोरीज के लिए लिखा गया। स्टोरीज के लिए, स्टोरी से हमारा प्लूरल नाउन तो वाज हटेगा और क्या आ जाएगा यहाँ पे वर आ जाएगा। ये पार्ट था रिलेटिव प्रोनाउन जो कि एंटीसीडेंट और रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड था। जब भी स्टेटमेंट में आप रिलेटिव प्रोनाउन को लिख रहे होते हैं तो ध्यान रखना जिस एंटीसीडेंट के लिए वो रिलेटिव प्रोनाउन लिखा गया उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब लिखें। थर्ड देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ कोलकाता इज ग्रेटर देन इन एनी टाउन इन इंग्लैंड। तो सीधी सी बात है, जो कंपैरिजन हो रहा है पॉपुलेशन का, कंपैरिजन हो रहा है कोलकाता की पॉपुलेशन का कंपैरिजन किससे होगा, एनी टाउन की पॉपुलेशन से, एनी टाउन से नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो एनी टाउन लिखा हुआ है ना, एक तो इससे पहले इन प्रीपोजिशन हटाइए और यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था, द पॉपुलेशन ऑफ एनी टाउन। तो पॉपुलेशन क्योंकि पहली बार लिखा हुआ है वो सिंगुलर रहेगा तो दैट ऑफ लिख लीजिए, दैट ऑफ एनी टाउन। देखिए, इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए ऐसे देखना मैंने कहा द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज हॉटर देन मेरठ। अब यदि आप ध्यान से देख रहे होंगे ना तो कंपैरिजन दिल्ली और मेरठ का नहीं कर रहे, दिल्ली के क्लाइमेट की तुलना करेंगे हम किससे, मेरठ के क्लाइमेट से। तो ये मेरठ से तुलना नहीं हो रही, तो मेरठ से पहले क्या आना चाहिए था, द क्लाइमेट ऑफ मेरठ। तो द क्लाइमेट ऑफ पहले लिखा हुआ है तो द क्लाइमेट की जगह पे आप दैट लिखें और ऑफ प्रीपोजिशन को बिल्कुल ऐसे लिखें। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कंपेरिजन हमेशा इक्वल करना क्लाइमेट का क्लाइमेट से। अगर ऑफ प्रीपोजिशन की भी तुलना कर रहे हो तो ऑफ से ही करें, इनकी कर रहे हो तो इन्हीं प्रीपोजिशन यूज़ करें देन के बाद भी। तो ये सेंटेंस क्लियर हुआ आपका। यहाँ पे जो आपका सी ऑप्शन है थर्ड में, वहाँ पे इन को हटाएंगे और दैट ऑफ लिखेंगे, दैट आ जाएगा द पॉपुलेशन की जगह और इन को हटा के ऑफ आ जाएगा, जो कि पहले ए पार्ट में भी ऑफ प्रिपोजिशन लिखा हुआ है, टाउन से पहले, सिटी से पहले। ठीक है। फोर्थ देखिए, ही हैज़ अ स्कीम ऑफ हिज ऑन, खुद की है, विच ही थिंक्स मोर प्रिफरेबल टू दैट ऑफ एनी अदर पर्सन। डबल कंपैरिजन का यूज़ ना करें, प्रेफरेबल का मतलब ही अधिक बेहतरीन होता है, तो इससे पहले मोर का यूज़ ना करें। अगर यूज़ करना ही चाहते हो तो इस कंडीशन में मच कर सकते हो, वरना का रिमूव ही होगा। ठीक है, बी पार्ट, डबल कंपैरेटिव का यूज़ ना करें बिल्कुल भी। 5. सम पीपल कंप्लेन व्हेन दे एनकाउंटर अ स्मॉल मिसफॉर्च्यून इन द कोर्स ऑफ देयर थोरो हैप्पी लाइफ। ध्यान से देखना, यहाँ पे जो मॉडिफायर्स जो लिखे हुए हैं ना, ये लाइफ आपका नाउन हो गया। नाउन को डिफाइन करेगा एडजेक्टिव, हैप्पी क्या होता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को डिफाइन करेगा एडवर्ब, क्या करेगा एडवर्ब, जो कि ये थोरो लिखा हुआ है। थोरो होता है कंप्लीट, ये होता है एडजेक्टिव, इसका बनाना है एडवर्ब। तो एक काम कीजिए, कंप्लीटली लिखो, ठीक है ना, या फिर थोरोली लिखो, क्योंकि इसी का ही बनाना है तो इसमें एलवाई लगा दीजिए, एडवर्ब बन जाएगा। पार्ट सी, लाइफ हो गया नाउन, नाउन को डिफाइन किया एडजेक्टिव ने, एडजेक्टिव को डिफाइन करेगा एडवर्ब। थोरो यहाँ पे एडजेक्टिव दिया हुआ है तो इसका एडवर्ब बनाना है, एलवाई लगा दीजिए। आई एम सॉरी वरी यू विद माई ट्रबल्स बट आई हैव एक्सप्लेन्ड, आई एम श्योर यू विल अंडरस्टैंड। आई एम सॉरी, वाई, अच्छा वाई का रिप्लाई क्यों भाई, तो एक काम कीजिए, इस वरी को हटा लीजिए और ये बताने के लिए आप क्या लिख लीजिए यहाँ पे, टू वरी।
इन्फिनेटिव, ठीक है ना, ऐसे समझना। आई वेंट टू दिल्ली, अगर मैं यहाँ से कहूँ क्यों गए तो मैं लिखूँगा टू मीट माई पेरेंट्स। तो जो इन्फिनेटिव मैंने लिख दिया ये वाई का रिप्लाई है, पर्पस बताने के लिए, ठीक है ना, पर्पस रीज़न बताने के लिए मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, इन्फिनेटिव, टू मीट माई पेरेंट्स, ठीक है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है जब हम सॉरी कहते हैं तो यहाँ पे एक प्रीपोजिशन और आ सकती है और वो हो सकती है फॉर, आई एम सॉरी फॉर बरिंग यू, ठीक है ना। चलो इन्फिनेटिव से इसमें तो आंसर इन्फिनेटिव है, वैसे कहा जाता है कि आई एम सॉरी फॉर ही लिखा जाता है, ठीक है। टू वरी क्यों लिखा गया है वो आपको भी समझ में आ गया होगा, ठीक है, बिल्कुल। वाई का रिप्लाई। नेक्स्ट देखिए, आई एम वेरी सॉरी दैट अ प्रीवियस एंगेजमेंट विल प्रिवेंट मी फ्रॉम कॉलिंग ऑन यू टुनाइट। आई एम वेरी सॉरी किस बात के लिए, दैट अ प्रीवियस एंगेजमेंट विल प्रिवेंट मी फॉर कॉलिंग ऑन, तुमसे मिलने के लिए। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट में कोई गलती नहीं है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बिग बैश लीक, नो स्टूडेंट इज एज इंटेलिजेंट एज माई सन। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये जो इसका सन होगा क्या ये स्टूडेंट का ग्रुप नहीं होगा? मान लीजिए स्टूडेंट हैं तो ये भी तो एक स्टूडेंट ही होगा। जब मैं इसका कंपैरिजन करता हूँ, इसको बाहर निकालता हूँ, इसको एक्सक्लूड कर देता हूँ तो ये बचे अदर। तो जब भी सेम कैटेगरी सेम ग्रुप में आप कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आप अदर का यूज़ करें। तो ये जो नो स्टूडेंट लिखा हुआ है ना, अच्छे स्टूडेंट में तो इसका सन भी आ गया, सन अलग हो गया और बाकी बचे हुए स्टेट जो हमारे ये स्टूडेंट हैं ये अलग हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे नो अदर स्टूडेंट लिखें। अब बचे ये अदर स्टूडेंट, क्योंकि सन आपने वहाँ से बाहर निकाल लिया स्टूडेंट्स में से, ये हो गया अब उसके लिए अदर। तो जब भी सेम कैटेगरी में सेम ग्रुप में आप कंपैरिजन करें वहाँ पे एक्सक्लूजन शो करने के लिए अदर का यूज़ कर लिया करें। नेक्स्ट देखिए, द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ आवर प्रोडक्ट्स आर दैट दे आर डेवलप्ड इन हाउस। स्टेटमेंट में तो ध्यान से देखेंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ हो गई प्रीपोजिशन, अवर प्रोडक्ट्स हो गया उसका ऑब्जेक्ट। तो सीधा सा मतलब बचा जो फीचर यहाँ पे लिखा हुआ ये हमारा सब्जेक्ट है। जब ये हमारा सब्जेक्ट हो गया तो वर्ब भी इसके अकॉर्डिंग आएगी, जो आर लिखा हुआ है इसे हटा के यहाँ से इज कर लें, बी पार्ट। व्हेन ही वॉज टायर्ड ही टुक रेस्ट अंडर द शेड ऑफ अ ट्री। अब आपने प्रीपोजिशन को कैसे पढ़ा और कैसे नहीं। मान लिया ये शेड है किसी पेड़ की, है ना, मान लिया कोई पेड़ है यहाँ पे और ये इसकी परछाई है, तो ये जो इसमें कर रहा होगा आराम इसके अंडर नहीं कर रहा होगा, सरफेस के नीचे नहीं होगा, कि ये रीजन दे दिया गया होगा एक एरिया, और रीजन और प्रीपोजिशन होती है, रीजन और एरिया की प्रीपोजिशन होती है इन। तो इसके यहीं पे बैठा हुआ कहीं आराम कर रहा होगा। तो एक काम कर लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए अंडर हटाइए और इन लिख लीजिए बी पार्ट। अंडर यहाँ से रिमूव करें और यहाँ पे आप लिख लीजिए इन। नेक्स्ट देखिए 11, द प्रिंसिपल अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स हैव गॉन टू शिमला। बड़ा आसान सेंटेंस है, अलॉन्ग विद प्रीपोजिशन हो जाएगी, द स्टूडेंट्स हो जाएगा इसका ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट बचा हमारा द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल है सिंगुलर, जो सी पार्ट में हैव लिखा हुआ है इस वर्ब को सिंगुलर लिखें तो हैव यहाँ से हटेगा और हैज़ आ जाएगा, सी पार्ट। 12 देखिए, व्हेन यू हैव गॉन थ्रू माई बुक गिव द सेम टू मी। एक बात हमेशा ध्यान रखें, जो द सेम वर्ड लिखा हुआ है ना, ये नाउन को डिफाइन करने के लिए हम एडजेक्टिव लिखते हैं, ठीक है ना। ये ना तो कभी सब्जेक्ट बन के आ सकता है और ना कभी ऑब्जेक्ट बन के आ सकता है, ध्यान रखना। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बना के से कभी मत लिख देना। इस सेंटेंस में सी पार्ट में ये जो गिव लिखा हुआ है इसके बाद में लिखा हुआ है द सेम, तो ये ऑब्जेक्ट बन के आ गया। तो एक काम कीजिए, द सेम लिखा हुआ है बुक के लिए, तो बुक के लिए जो हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो होगा इट, गिव इट लिखें, गिव इट टू मी। याद रखना द सेम को सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना के कभी नहीं लिखना। ही सेड अ नंबर ऑफ लाइज एंड देन वेंट विदाउट सेइंग मी गुड बाय। देखिए अब ये जो से लिखा हुआ है ना, जो से लिखा हुआ है, से के बाद टू आना चाहिए था, अब टू लिखा जाता तो कोई पर्सन आता, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे सेड को हटा के क्या लिखेंगे आप, टोल्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, टोल्ड, क्योंकि टोल्ड होती है ट्रांजिटिव वर्ब, और किसी चीज़ को बताना उसके लिए टेल का यूज़ करें। कहने का मतलब होता है, अगर मैं कहूँ ही सेड जय माता दी, यहाँ तक बिल्कुल सही था, कोई वर्ड है उसने ये बोल दिया तो ही सेड। लेकिन जो झूठ होते हैं उन्हें टेल किया जाता है, इसलिए क्या लिखें यहाँ पे, टोल्ड लिखें, जो कि एक ट्रांजिटिव वर्ब है। चलिए
नॉट ओनली वी सॉ द एजुकेशन मिनिस्टर बट आल्सो द चीफ मिनिस्टर। मैंने पहले आपको बताया था कुछ हमारे कोरिलेटिव कंजक्शन है, जैसे नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और, नाइदर और, ठीक है ना। तो इनके साथ में जब भी आप इन्हें लिखें तो सेम पार्ट कनेक्ट करके लिखें। जैसे बट आल्सो यहाँ पे लिखा हुआ, ये लिखा हुआ चीफ मिनिस्टर के लिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ द एजुकेशन मिनिस्टर, तो सीधी सी बात है वी सॉ ये कॉमन रहा होगा। तो जो नॉट ओनली लिखा हुआ ये गलत लिख दिया, ये कहाँ पे आना चाहिए था हमारा, द एजुकेशन मिनिस्टर के पास में, ठीक है ना। तो इस नॉट ओनली को यहाँ से हटा के कहाँ पे लिख लीजिए, वी आर नॉट ओनली द एजुकेशन मिनिस्टर बट आल्सो द चीफ मिनिस्टर, ठीक है। नॉट ओनली यहाँ से हट के द एजुकेशन से पहले लिखा जाएगा। नेक्स्ट, आई केम डायरेक्टली टू माई रेजिडेंस फ्रॉम द एयरपोर्ट। डायरेक्ट का मतलब क्या है, बिना कहीं पर रुके, बिल्कुल सीधा सीधा। तो जो डायरेक्ट वर्ड होता है ना, ये एडजेक्टिव भी होता है, ये एडवर्ब भी होता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा ही इज़ अ फास्ट बॉलर, ही इज़ अ फास्ट बॉलर। तो जो फास्ट बॉलर को डिफाइन कर रहा है यहाँ पे, तो बन गया ये एडजेक्टिव, ठीक है ना। अगर मैं कहने लगूँ ही रन्स फास्ट, बहुत से लोग फास्टली बोल देते होंगे, लेकिन फास्टली कोई वर्ड होता ही नहीं है, ध्यान रखना, फास्ट ही होता है। अच्छा, यहाँ पे रन का मैनर हमें बता रहा है, तो ये कहलाएगा एडवर्ब। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हमारे किसका काम करते हैं, एडजेक्टिव का भी और एडवर्ब का भी। तो ये जो डायरेक्टली यहाँ पे लिखा हुआ, इस डायरेक्टली को यहाँ से हटाइए और इसकी जगह पे आप लिखें डायरेक्ट। होगा ये एडवर्ब भी, होगा ये एडवर्ब भी, क्योंकि वर्ब को डिफाइन कर रहा है, केम को। आई साइन ऑन द रिसिप्ट इन द मॉर्निंग बट द पे हैज़ नॉट बीन डिसबर्स्ड टू मी, ठीक है। साइन होती है ट्रांजिटिव वर्ब, तो प्रीपोजिशन वन हटाइए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा करो। इसके बाद लिखिए आई साइन द रिसिप्ट। अगर ऑन लिखना ही है तो ऐसे लिखा करो सिग्नेचर के बाद, पुट सिग्नेचर ऑन, क्योंकि अब ये नाउन हो जाएगा, प्रीपोजिशन लिखनी पड़ेगी अदर वर्ड को रिलेट करने के लिए। लेकिन जो साइन वर्ब होती है ये होती है ट्रांजिटिव, उसके बाद ऑन वगैरह मत लिखा करो ये, इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा करो इसका, ये पार्ट। दिस इज़ द सेम स्टोरी विच आई हर्ड फ्रॉम हिम येस्टरडे, ठीक है ना। ये आपने भी पढ़ा होगा, यदि एंटीसीडेंट हमारे लिखे होते हैं, एंटीसीडेंट यदि द सेम, लिटिल, सुपरलेटिव, डिग्री, ऑल वगैरह, यानी कोई भी ऐसा वर्ड जो नाउन को एम्फेसाइज कर दे, उससे एंटीसीडेंट पर जोर डाल रहा हो, तो इस विच को हटा के वहाँ पे क्या लिखते हैं, दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो जो द सेम होता है ना, उसके साथ में रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज़ किया जाता है, ना कि हु विच हुम का। व्हाट टू स्पीक ऑफ फूड इवन वाटर वाज नॉट अवेलेबल। अब सीधा सा बात तो वो यही कहना चाह रहा है, पानी भी अवेलेबल नहीं था, और वो ये कह रहा था कि इसकी फूड की भी बात नहीं करो। तो व्हाट यूज़ नहीं आएगा, पूरी फ्रेज लिखा करो, नॉट टू स्पीक ऑफ। वो तो पहले निगेट करने की बात कर रहा है कि बात करो ही नहीं फूड की, पानी भी नहीं था वहाँ, तो नोट लिखें, नोट टू स्पीक ऑफ। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू गेट आउट बिकॉज द स्ट्रीट वॉज फुल ऑफ पीपल फ्रॉम वन एंड टू अनदर। अनदर यूज़ किया जाता है दो से ज़्यादा के लिए। अब मुझे एक बात बताएं, ये गली हो गई, ठीक है ना, इसके एंड कितने होंगे, या तो एक ये और एक ये। अगर इस पे पीपल खड़े हैं तो यहाँ से यहाँ तक होगा, अगर इससे मैं रिलेट करूँ तो ये अदर हो जाएगा, इससे करूँगा तो मैं ये अदर हो जाएगा। तो दो के लिए यूज़ किया जाता है अदर, दो के लिए क्या यूज़ किया जाता है, अदर यूज़ किया जाता है। तो फ्रॉम वन एंड टू अनदर नहीं आएगा, अदर आएगा। दो के लिए अदर का यूज़ किया करो, दो से ज़्यादा के लिए अनदर का यूज़ होता है। नेक्स्ट देखिए, ओह 19, चलिए कोई नहीं, 20 पे आ जाइए। इट हैज़ बीन अवर कस्टम फ्रॉम टाइम इमेमोरियल टू बी हॉस्पिटेबल टू दोज हु कम टू आवर डोर्स। अच्छा, डोर्स यदि हम लिख रहे हैं तो हम सीधा उस गेट की बात कर रहे हैं जो हमारे घर के सामने लिखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे वो सेंस नहीं है। ये कहना चाहता है जो भी हमारे दर पे आता है, दरवाजे पे आता है, हम उसका क्या करते हैं, सहायता करते हैं। ये शुरू से ही हमारे अनंत काल से हमारे यहाँ पे एक रीति रिवाज है। तो डोर्स नहीं लिखे, वो जरा सा डिफाइन हो गया, तो डोर्स पे ही ध्यान जाएगा आपका। तो डोर लिख लें, डोर, हु केम टू आवर डोर, एक जनरल सेंस में यूज़ किया जाने वाला वर्ड होगा, ठीक है। सी डज नॉट हार्डली नो वट हैपन येस्टरडे। डबल नेगेटिव वर्ड का यूज़ करना बेकार है, डबल नेगेटिव करोगे तो पॉजिटिव बन जाएगा। हार्डली हुआ, स्केर्सली हुआ, बेयरली हुआ, सेल्डम हुआ,
नोट के साथ यूज़ ना करें, निगेटिव वर्ड होते हैं ये, नोट के साथ इन्हें यूज़ ना करें, निगेटिव वर्ड होते हैं। तो ये नोट यहाँ से हटेगा तो डज भी हट जाएगा, तो नो का नोज हो जाएगा, नो का क्या हो जाएगा, नोज। ये तो लगता है सारा का सारा सेंटेंस ही बिगड़ा हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, तो अब इसमें करें क्या पार्ट में, क्योंकि यदि हम यहाँ से नोट हटाएंगे तो फिर वो नोज करना पड़ जाएगा। तो सिंपल बात है कि एक ही पार्ट में हमें एरर करना है, तो हम इसे क्या रख लेते हैं, प्लूरल रख लेते हैं। तो अब तो यहाँ हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो हार्डली कोई हटा लो यहाँ से, तो ये नो का नो रह जाएगा और इस पार्ट में एरर रह जाएगा ये, ठीक है। वैसे ध्यान रखना डबल नेगेटिव का यूज़ नहीं करना। अगर आप यहाँ से नो हटाते हैं तो फिर डज नहीं आएगा, डू या डज नहीं आएगा, और डू या डज आते ही आपकी बेस फॉर्म आ जाती है, नो जो वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ से इस नोट को हटाएंगे तो शी हार्डली नोज करना पड़ जाएगा हमें। तो पहले तो हम नोट हटाएंगे फिर नो का नोज करेंगे, तो दो एरर तो नहीं कर सकते ना एक पार्ट में। तो एक काम करो, हार्डली को यहाँ से हटा लो, तो शी डज नोट और वो नो रह जाएगा ऐसे ही। लेकिन ध्यान रखना डबल नेगेटिव का यूज़ ना करें, है ना, यही पार्ट में एरर है। इन माई ओपिनियन ए पेंसिल इज ऑलवेज मोर प्रेफरेबल टू अ पेन। अभी अभी करके आए थे, अभी अभी इसी एक्सरसाइज में हुआ था, प्रेफरेबल के साथ मोर का यूज़ ना करें, प्रीफरेबल के साथ मोर का यूज़ ना करें, डबल कंपैरेटिव का यूज़ ना करें। प्रीफर हुआ, प्रेफरेबल हुआ, इन्फीरियर हुआ, सीनियर हुआ, जूनियर हुआ, इनके साथ में मोर वगैरह नहीं लिखा करो। द सेल्समैन ट्राइड टू मिसलीड मी विद ए टॉक ऑफ अमेजिंग सेविंग्स ऑन हिटिंग बिल्स। सेल्समैन ट्राइड टू मिसलीड मी, वर्ड है, स्टेटमेंट करेक्ट है आपको, ये स्टेटमेंट आपका सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। हर वर्ड अपनी जगह पे सही है, मॉडिफायर सही जगह पे लिखे हुए हैं। ही इज़ वेल अप दिस डेज डिस्पाइट हैविंग इल हेल्थ। अच्छा, वेल अप का मतलब होता है स्वेल, है ना, स्वेल्ट हो जाता है ना, जिसमें सूजा हुआ जाता है, स्वेलिंग। वेल अप का मतलब होता है स्वेल, सूज जाना, उभर जाना। लेकिन यहाँ पे कहने का मतलब है डिस्पाइट, यहाँ पे इन्होंने लिख दिया, इसका मतलब बीमार हेल्थ है, इसका मतलब ये मीनिंग आएगा अपोजिट। जब ये बीमार है तो कुछ अच्छा ही हो रहा होगा यहाँ पे। कुछ वर्ड होते हैं ना जो कॉन्ट्राडिक्शन बताते हैं हमें, डिस्पाइट, इंस्पाइट, ये जो हमारी प्रिपोजिशन होते हैं कॉन्ट्राडिक्ट बताती हैं, दोनों अपोजिट सेंस को जोड़ने का काम करती हैं। तो इसका मतलब वो कहना चाह रहा होगा बीमार हेल्थ के बावजूद भी वो ठीक है। तो वेल अप नहीं लिखें, वेल ऑफ लिख लें। वेल ऑफ का मतलब यहाँ पे कंफर्टेबल हो जाएगा। वेल ऑफ का मतलब रिच भी होता है, वेल ऑफ का मतलब कंफर्टेबल भी होता है। वेल ऑफ, ही रिगार्डेड हिज मैरिज एज अ मीन टू एन एंड ही जस्ट वांटेड हिज वाइफ्स वेल्थ। अब ये तो समझ में आ गई कि जो अपनी शादी को क्या मानता है, सिर्फ है कि पैसे के लिए, कि अंत तक तुम्हारा काम चल जाएगा ऐसे। तो यहाँ जो लिखा हुआ है ना एज ए मीन टू एन एंड, तो ये नहीं होती फ्रेज, फ्रेज होती है मीन्स टू एन एंड, यानी कि जो काम आपने कर दिया वो आप इसलिए करना चाहते हो ताकि आपका आने वाला टाइम थोड़ा सा पैसे वैसे हों आपके पास, आपका टाइम सुधर जाए। ए मीन्स टू एन एंड, सिर्फ अपनी भलाई के लिए। जैसे बहुत से लोग शादी कर लेते हैं किस लिए, ताकि पैसा आ जाए उनके पास, दहेज वहेज मिल जाए, तो उसे इसीलिए बस वो शादी करना चाहता है, क्योंकि शादी करना वो क्या मानता है, मीन्स टू एन एंड, बस इसी चीज़ के लिए वो शादी कर रहा है। तो क्या होता है, मीन्स टू एन एंड होता है। क्लियर है बात, मीन्स होता है साधन। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। 25 क्वेश्चन है, फटाफट हो जाते हैं अपना। नए सेशन के साथ नए वीडियो में आपके साथ मिलता हूँ मैं, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बाय।